स्वागत है आप सभी का शर्मा कोचिंग क्लासेस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, आपकी एडीओ की तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी, है ना। आप तन मन से एडीओ की तैयारी में भिड़े होंगे। इसके अलावा एडीआई और एक आबकारी आरक्षक की भी तैयारी आपकी बहुत ज़ोरों से चल रही होगी। लगातार एग्ज़ाम होने वाले हैं और ऐसी स्थिति में आपको जो है वो अपनी तैयारी बहुत अच्छे से करनी है और उसको टाइम टू टाइम परखते रहना है। परखने का जो तरीका होता है दोस्तों, आप सभी जानते हैं। हम एमसीक्यूज़ जितना सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारा जो एग्ज़ाम में प्रेशर है वो कम रहता है, क्योंकि हम उस प्रकार के क्वेश्चन किए हुए रहते हैं, है ना। सारे क्वेश्चन कर लिए तो फिर क्वेश्चन बचा ही क्या। तो हम आज से जो चालू कर रहे हैं दोस्तों एमसीक्यू, इससे पहले भी कई सारे एमसीक्यूज़ हम लोग डाले थे, लेकिन आज से विशेष जो क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम हॉल में देखने को मिल सकता है, इस प्रकार के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे और ये आपको एडीओ में बहुत ज़्यादा जो है वो हेल्प करने वाला है। आज हम मनरेगा से संबंधित एमसीक्यू सॉल्व करेंगे और ये अपडेटेड डाटा जो मिलेगा आपको 2025 कितने तैयार हैं, क्या स्थिति है, इसी पर जो है वो आज का आपका पूरा डिपेंड करेगा। यदि आपने मनरेगा पुराना पढ़ा है तो ये नहीं बनेगा, क्योंकि नए डाटा जो आर्थिक सर्वेक्षण में थे उसको भी हम लोगों ने इंक्लूड किया है। ठीक है, तो चलिए प्रारंभ करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, निम्नलिखित में से दोस्तों किसने मनरेगा को ग्रामीण विकास का तार्की उदाहरण कहा था। ठीक है, निम्नलिखित में से किसने मनरेगा को ग्रामीण विकास का जो है वो तार्की उदाहरण कहा था। ठीक, तो पहला है अटल बिहारी वाजपेयी जी, दूसरा है डॉक्टर मनमोहन, तीसरा है नाबार्ड द्वारा और चौथा है विश्व बैंक के द्वारा। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। बहुत ढंग से ध्यान रखना है, हम बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक के प्रश्नों पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो किसने जो है वो मनरेगा को ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा था, तो आप बहुत से ढंग से ध्यान रखेंगे। ये इसका आंसर होगा विश्व बैंक। किसने कहा था? विश्व बैंक ने। विश्व बैंक के दोस्तों विकास रिपोर्ट जारी किया था। विश्व बैंक ने क्या जारी किया था? विकास रिपोर्ट जारी किया था 2014 में, और 2014 में इसने मनरेगा को जो है वो क्या कहा था? ग्रामीण विकास का एक तार्किक उदाहरण बताया था। ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण मनरेगा जो लाया ही गया था दोस्तों, रोजगार की गारंटी देने के लिए, जो ग्रामीण क्षेत्र में लोग रहते हैं। ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को एक तो कृषि पर डिपेंड रहते थे, इसके बाद जो अकुशल श्रमिक हैं, जिनमें किसी कुशलता मतलब हुनर, जैसे कोई इलेक्ट्रिक का काम जानता है, कोई बढ़ाई का काम जानता है, इस प्रकार से तो वो अपनी कार्य चला लेते हैं। जिनको अकुशल श्रमिक हैं, और ख़ासकर इसमें महिलाओं पर जो है ज़्यादा फोकस किया गया, तो ऐसी स्थिति में उनके विकास के साथ ही ग्रामीण का जो है वो ग्रामीण विकास के साथ ही ग्राम का विकास होगा और देश का विकास होगा, और इसीलिए ग्रामीण विकास का तार्किक उदाहरण कहा था विश्व बैंक ने विकास रिपोर्ट 2014 में। ठीक है, इसे याद रखिएगा, बिल्कुल क्लियर है पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखिए, मनरेगा योजना कब प्रारंभ हुआ? बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, लेकिन यहाँ पर 2-3 चीज़ें आपको याद रखनी है। मनरेगा योजना कब प्रारंभ हुई? मेरे ख्याल से सभी लोग इसके विषय में जानते होंगे। मनरेगा योजना जो प्रारंभ हुई है दोस्तों, वो हुई है 2 फरवरी 2006 को। कब? 2006 को। तो ये हमारा इसका आंसर हो गया। ठीक है, देखिए जो यहाँ पर टिक हम कर रहे हैं, ये टिक जो है दोस्तों आपको ये टिक जो है वो आपको किस में मिलेगा? पीडीएफ के तौर पर टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगा। टेलीग्राम लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, तो आप वहां पर जाकर उसको क्या कर सकते हैं, वहां से इसका पीडीएफ ले सकते हैं। ठीक है, अब देखिए 7 सितंबर 2005 को ये अधिनियमित किया गया। ठीक है, राजपत्र में क्या किया गया? प्रकाशित किया गया। किसमें? राजपत्र में। ठीक, इसके बाद देखिए
योजना प्रारंभ तो 2 फरवरी 2006 को हुई, अधिनियमित हुआ ये 7 सितंबर 2005 को, और एक डेट और याद रखना है, तीसरा जो डेट है दोस्तों 2 अक्टूबर 2009। 2 अक्टूबर 2009 को इसको क्या किया गया, ये पहले इसका नाम था राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना। प्रारंभ में रोजगार गारंटी योजना, इसको महात्मा गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर 2 अक्टूबर 2009 को इसमें क्या जोड़ दिया गया, इसके प्रारंभ में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना जो है वो जोड़ दिया गया। इसको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे तीनों डेट, पहला 7 सितंबर 2005 को अधिनियमित किया गया, दूसरा 2 फरवरी 2006 को ये इस प्रारंभ हुआ है, और 2 अक्टूबर 2009 को इसका नाम बदला गया था। ठीक, मेरे ख्याल से ये स्पष्ट रूप से क्लियर है। चलिए आगे चलते हैं। देखिए दोस्तों, आप पूरी क्लास देखेंगे, आपको इस क्लास की क्वालिटी समझ में आ जाएगी, और हम कंटेंट किस प्रकार से प्रोवाइड करवाएंगे ये भी आपको पूरी तरह से समझ में आ जाएगा। यदि आप एडीओ के लिए सीरियस है मतलब एडीओ का आप एग्ज़ाम क्लियर करना चाहते हैं, एक पोस्ट लेना चाहते हैं, तो आपको जो है वो पढ़ाई बहुत ढंग से करने की आवश्यकता है। ऊपर से करेंगे या किसी एक बुक पर डिपेंड होके करेंगे तो आपका एग्ज़ाम जो है वो किसी कंडीशन में नहीं निकलने वाला, आप इतना बिल्कुल समझ लीजिए, ठीक है। मैं ये नहीं कहता कि आप कोर्स परचेस करके ही पढ़ पाएंगे, बिल्कुल नहीं। आप घर में बिना किसी का कोर्स परचेस करे भी पढ़ सकते हैं, लेकिन उसके लिए जो मेहनत है कंटेंट निकालने का, वो आपको भली भांति पता है कि क्या होने वाला है अगर आपने एक भी प्रयास किया है तो ऐसी स्थिति में हम आपके लिए जो है वो बहुत सरल रूप में ये चीज़ें प्रोवाइड करवा रहे हैं। इसमें आपको एडीओ का जो कोर्स है दोस्तों, वो कोर्स आपको मिल जाएगा कितने में, 999 में, 999 रुपये में मिल जाएगा, जिसमें पूरा वीडियो क्लासेस आपको मिलेगा, सभी विषयों के अपडेटेड वीडियो क्लास, आज तक का जो भी होगा या आगे एग्ज़ाम तक का जो भी अपडेट्स हमारे पास आएंगे वो पूरा अपडेट आपको प्रोवाइड करवाया जाएगा। इसके अलावा इसका पीडीएफ नोट्स भी आपको मिलेगा, इसके अलावा टेस्ट सीरीज भी आपको उपलब्ध करवाया जाएगा, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपको शर्मा कोचिंग क्लासेस के एप्लीकेशन में जाने से मिल जाएगी, ठीक है। इसकी वैलिडिटी होगी दोस्तों एग्ज़ाम तक, जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं हो जाता तब तक इसकी वैलिडिटी रहेगी। और उसके लिए कोई भी इंक्वायरी करना है तो ये दिए गए नंबर पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं, ठीक है। हमारे जो है वो डेमो क्लास भी अपलोड हैं, तो उसको भी आप देख लीजिए। और क्वालिटी मतलब कंटेंट वो जिससे क्वेश्चन बन सके, मेन तो वही है उसकी क्वालिटी, है ना। तो आप बिल्कुल देखिए, अगर आपको लगता है तो आप परचेस कर सकते हैं। बहुत ही न्यूनतम फीस है 999, क्योंकि आप बुक्स लेने भी जाओगे दोस्तों तो 2 बुक्स 3 बुक्स अगर खरीदते हो अलग अलग विषयों के, वो सारे 999 से बहुत ज़्यादा आपको बुक्स मिलेंगे। और ज़रूरी नहीं है कि वो अपडेटेड हो, ज़रूरी नहीं है कि उसने सामने वाले ने कितना मेहनत किया है आपके लिए, ये चीज़ें आप देख लीजिए, उसके बाद परचेस कीजिए, चाहे किसी का भी करें, है ना। तो ये आप जो है वो बिल्कुल हमसे जुड़ना चाहते हैं तो इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सअप कर सकते हैं। और बार बार ये एडीओ नहीं आने वाला है अगर आप तैयारी कर रहे हैं, बहुत भली भांति आपको पता है 2017 के बाद अभी एग्ज़ाम हो रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आप कॉल कर लीजिएगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनरेगा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में, एक्चुअल में फाउंड का जो है वो थोड़ा सा यहाँ पर इशू है, परंतु ठीक है जो लिखा है वो।
मनरेगा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। जी बिल्कुल करते हैं। पहला कथन देखिए, पहला कथन क्या कह रहा है कि यह योजना छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ की गई। एक एक कथनों पर आप विचार करते हुए चलिए। दूसरा क्या कह रहा है, प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में योजना लागू हुई। लागू मतलब लागू हुई। तीसरा क्या है, प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों को शामिल किया गया। चौथा कह रहा है कि इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट है। स्टेटमेंट में आपको बताना है कौन सा सही है। पहला स्टेटमेंट देखिए, यह योजना छत्तीसगढ़ में 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई है। क्या? बिल्कुल हुई है। अब भी हमने पढ़ा है 2 फरवरी 2006 से प्रारंभ हुई। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में योजना लागू हुई। क्या? बिल्कुल हुई है, 11 जिलों में लागू हुई। प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 16 जिलों को शामिल किया गया। जब 11 जिले शामिल हैं तो 16 संभावना ही नहीं है। इस अधिनियम के अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के परिवारों को एक वित्तीय वर्ष में 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराना है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, देखिए ग्रामीण क्षेत्र में भारत सरकार द्वारा कितना 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जा रहा था और छत्तीसगढ़ सरकार में 50 दिवस जो है वो ऐड किए हैं इसमें, 50 दिवस और। तो अब जो है वो ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले लोगों को 150 दिवस का, हितग्राहियों को 150 दिवस का जो है वो क्या कराया जाएगा, रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। तो एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 सही है, 1, 2 और 4। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर होगा। 1, 2 और 4 सही है। ठीक है, परंतु इतने से काम नहीं चलेगा। वो 11 जिले कौन कौन से हैं इसको भी आपको समझना पड़ेगा। ठीक, देखिए सबसे पहले प्रथम चरण में छत्तीसगढ़ के 11 जिलों में योजना लागू हुई। सबसे पहले कहाँ लागू हुई? तो कोरिया जिले में लागू हुई दोस्तों, है ना। ये जानते हैं छत्तीसगढ़ का मैप, ये कोरिया जिला में लागू हुआ। इसके बाद देखिए नेक्स्ट हम बात करें तो सरगुजा जिले में, और उसके बाद देखें तो जशपुर जिले। तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा कि सरगुजा संभाग के 3 जिलों में ये योजना प्रथम चरण में लागू हुई थी 2 फरवरी 2006 को। ठीक है, कोरिया, सरगुजा और जशपुर। और उसके बाद देखिए तो बिलासपुर जिले में लागू हुई। उसके बाद बिलासपुर संभाग के रायगढ़ में। ठीक है, तो ये बिलासपुर संभाग में 2 याद रखना है, एक बिलासपुर और दूसरा रायगढ़। ठीक, इसके बाद देखिए तो कबीरधाम, जिसको कवर्धा के नाम से जानते हैं, ये दुर्ग संभाग के अंतर्गत। इसके अलावा राजनांदगांव में। ठीक है, तो कबीरधाम और राजनांदगांव कहाँ पे? दुर्ग संभाग में। दुर्ग संभाग में। इस प्रकार संभाग वाइज आप याद करोगे तो ये चीज़ें ज़्यादा समय तक याद रहेगी। बिलासपुर संभाग में 2 और दुर्ग संभाग में 2, कबीरधाम और राजनांदगांव। इसके बाद देखिए तो धमतरी रायपुर संभाग में। रायपुर संभाग में कितना? धमतरी। ठीक, इसके बाद देखिए तो बस्तर संभाग में आ जाइए कांकेर, उसके बाद आ जाइए बस्तर और उसके बाद आ जाइए दंतेवाड़ा। ठीक, तो ये कहाँ पर? बस्तर संभाग में। तो ये प्रथम चरण में दोस्तों ये 11 जिलों में पहले लागू हुआ छत्तीसगढ़ के। यहाँ पर हम इसको काउंट कर लें तो 1, ये 2, ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10 और दंतेवाड़ा 11। तो इन 11 जिलों में प्रथम चरण में मनरेगा योजना को लागू किया गया था। आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, मनरेगा के संदर्भ में छत्तीसगढ़ राज्य के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। कथन वाले सवाल आपको ज़्यादा देखना पड़ेगा। पहला देखिए
कि इस योजना के अंतर्गत यदि महिलाएं रोजगार के लिए आवेदन करती हैं तो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएंगी। ठीक है। दूसरा देखिए, दिव्यांग जनों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। यहां पर इसको सुधार लीजिए, कराया जाएगा। ठीक। रोजगार की मांग किए जाने के 15 दिवस के भीतर श्रम रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा और बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होगा। ठीक है। अब देखिए स्टेटमेंट पहला हम देखें तो इस योजना के अंतर्गत यदि महिलाएं रोजगार के लिए आवेदन करती हैं तो उन्हें पहले प्राथमिकता दी जाएंगी, बिल्कुल दी जाएंगी। ठीक है। महिलाएं यदि इसमें साफ साफ इसके जो है विशेषताओं में है कि महिलाएं यदि जो पंजीकृत महिलाएं हैं ये जो मांग करती हैं रोजगार के लिए, वे अगर आवेदन करती हैं तो उनको सुनिश्चित किया जाएगा कि जितने महिलाएं पंजीकृत है और जिसने रोजगार की मांग की है उसमें 1/3 महिलाओं को रोजगार मिल जाना चाहिए, ये सुनिश्चित किया जाएगा सरकार की ओर से। ठीक है। जैसे एक सिंपल सा उदाहरण ले लीजिए, 300 महिलाओं ने आवेदन किया है तो बिल्कुल ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इसमें से 100 लोगों को बिल्कुल रोजगार उपलब्ध कराया जा सके। इससे ज़्यादा होगा, 100% होगा, बहुत अच्छी बात है, लेकिन 1/3 महिलाओं को निश्चित तौर पे रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। ठीक है। दिव्यांग जनों को उनकी क्षमता के अनुसार रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। बिल्कुल, जो दिव्यांग जन है ना, तो उनकी क्षमता के अनुसार, जैसे किसी का पैर नहीं चलता है ना, एक आध पैर में कुछ दिक्कत है, तो वहाँ पर दोस्तों उसको ऐसे काम लिया जाएगा जो बैठ कर सके, लिखा पढ़ी वाला काम हो गया है ना, या और भी कई प्रकार के जो हमारे दिव्यांग जन लोग हैं उनको उनकी क्षमता, जिस हिसाब से उनकी क्षमता है उसके हिसाब से उसको कार्य दिया जाएगा। तो ये भी बिल्कुल सही है। ठीक। रोजगार की मांग किए जाने के 15 दिवस के भीतर श्रम रोजगार उपलब्ध नहीं होने पर बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। बिल्कुल, यदि आपने मतलब सामने वाला जो हितग्राही है उसने रोजगार की मांग करी और 15 दिवस के भीतर उसको रोजगार उपलब्ध नहीं करा पाया सरकार द्वारा, तो उसको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा। इसके लिए दोस्तों महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी बेरोजगारी भत्ता नियम बना हुआ है। बेरोजगारी भत्ता नियम कौन सा? 2013। इसके द्वारा जो है वो आपको क्या दिया जाएगा, 15 दिन के अंतर्गत काम नहीं दिया गया तो उसको आपको बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा 16वें दिन से। ठीक है, ध्यान रखिएगा। बेरोजगारी भत्ता प्रथम 30 दिवस के लिए न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होगा। क्या ये सही है? जी गलत है, यह स्टेटमेंट गलत है हमारा। अब देख लेंगे, यहाँ पर पहले हम समझ लेते हैं। देखिए, आपने जो दोस्तों कब बेरोजगारी के लिए रोजगार के लिए आवेदन किया? 1 जनवरी को। ठीक है, 1 जनवरी को रोजगार के लिए आवेदन किया, आपको 15 जनवरी तक रोजगार नहीं मिल पाया। ठीक है, तो 16 जनवरी से लगाकर कब तक? 16 से लगाकर 16 फरवरी, ये 30 दिन जो है आपको बेरोजगारी भत्ता जो मिलेगा वो न्यूनतम मजदूरी दर का आधा होगा। ये गलत है, न्यूनतम मजदूरी दर का 1/4 होगा। ये क्या होगा? 1/4 होगा।
पहली चीज याद रखिएगा। अच्छा, अब हम बात करें न्यूनतम मजदूरी दर कितनी है, तो वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए जो न्यूनतम मजदूरी दर थी वो थी 221 रुपए, और 2024-25 के लिए जो न्यूनतम मजदूरी दर है वो है 243 रुपए। ठीक है, वो कितनी है, 243 रुपए है। ठीक, तो यहाँ पर अभी अब ये लागू है तो 243 का 1/4 जो है वो आपको 1 महीने तक मिलेगा। जिस दिन 15 दिन का समय समाप्त होता है उसके समाप्ति के 30 दिन तक आपको 1/4 मिलेगा, और इस 30 दिवस के पश्चात, ये 30 दिवस बीत गया है ना, ये 30 दिवस बीत गया, उसके बाद क्या, तो उसके बाद जो न्यूनतम मजदूरी दर है इसका आधा आपको बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। क्लियर है, मेरे ख्याल से स्पष्ट रूप से आपको समझ में आ गया होगा। किसके तहत, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना भत्ता, बेरोजगारी भत्ता नियम 2013 के अंतर्गत। तो चौथा अपना गलत है, 1 2 3 सही है, तो हमारा आंसर जो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 1 2 3 सही है, ये हमारा क्या होगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, आया समझ में। चलिए, कोई दिक्कत हो, कुछ डाउट हो तो कमेंट कर दीजिएगा। नेक्स्ट, मनरेगा योजना सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ की गई। मनरेगा योजना सबसे पहले किस राज्य में प्रारंभ हुई है, तो आप जानते हैं दोस्तों, सबसे पहले ये आंध्र प्रदेश में प्रारंभ हुई है। आंध्र प्रदेश का एक जिला पड़ता है, जिला कौन सा जिला, अनंतपुर। अनंतपुर, इस अनंतपुर के बांदापल्ली नामक स्थान में, बांदापल्ली नामक स्थान में जो है इसको सबसे पहले प्रारंभ किया गया, और यही हमारे इस प्रश्न का क्या है, आंसर है। ठीक है, तो अनंतपुर जिला के बांदापल्ली नामक स्थान राज्य है आंध्र प्रदेश में मनरेगा योजना सबसे पहले प्रारंभ हुई है। क्लियर, चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनरेगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में, देखिए 2023-24 किस में दिया है, ये आर्थिक सर्वेक्षण में दिया है दोस्तों। किसमें, अभी छत्तीसगढ़ सरकार का जो आर्थिक सर्वेक्षण आया है ना, इसके अनुसार है, इसको ध्यान रखिएगा। आर्थिक सर्वेक्षण में कितने लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया। ठीक है, कितने लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, 25.74 लाख परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया, 24.77 लाख, 21.17 लाख या 25.67 लाख। तो यहाँ पर आप ढंग से ध्यान रखेंगे, ऐसे प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। 25.74 ये कब कराया गया था, तो ये करवाया गया था दोस्तों वित्तीय वर्ष 2022-23 में। और ये कहाँ पर है, तो ये आपको मिलेगा मनरेगा का जो प्रतिवेदन जारी हुआ था 22-23 का, उसमें। ठीक है, ये तो यहाँ पर कितना करवाया गया, 25.74, किसमें, 2022-23। पूछा किसका है, 2023-24। तो 2023-24 में दोस्तों वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितना करवाया गया, 24.77 लाख परिवार को जो है वो रोजगार उपलब्ध कराया गया है। ठीक है, और ये जो आंकड़ा है ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में है। ये कब करवाया गया, तो वित्तीय वर्ष मतलब वित्तीय वर्ष 31 मार्च तक रहता है ना, 31 मार्च। भाई यहाँ पर आप समझेंगे, देखिए 31 मार्च, इसको मैं मिटा देता हूँ पहले। देखिए हमारा जो वित्तीय वर्ष रहता है, वित्तीय वर्ष रहता है वो कब से कब तक रहेगा, 1 अप्रैल से लगाकर कब तक, 31 मार्च। ठीक है, ये वित्तीय वर्ष है। तो यहाँ पर हम देखें वित्तीय वर्ष जो है
यहाँ 23 से लगाकर 31 मार्च 2024 तक ये हमारा क्या हो गया, एक वित्तीय वर्ष हो गया। अब ये 31 मार्च से दोस्तों ये जो स्थिति है सितंबर तक की, सितंबर कब 2024 तक, सितंबर 2024 तक जो आंकड़ा दिया गया है वो आंकड़ा है किसका, 21.17 लाख परिवार। ये भी आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है, ये भी किस में दिया गया है, आर्थिक सर्वेक्षण में दिया गया है। सर आप ये प्रश्न पूछ सकते हैं, क्या ये इम्पोर्टेंट है, इसको भी याद रखना है, तो बहुत ढंग से याद रखिएगा, है ना। जो चीज़ें पढ़नी है वो तो याद रखनी, जो नहीं पढ़नी है उसको ज़्यादा याद रखनी है। यहाँ पर ये डाटा इम्पोर्टेंट है, ये इम्पोर्टेंट है, ये जो है वो आप नहीं करेंगे तो भी चलेगा। क्यों? क्योंकि जब तक आप पढ़ेंगे ये फिर से अपडेट हो जाएंगी, है ना। जब तक आप पढ़ेंगे ये चीज़ें फिर से क्या हो जाएंगी, अपडेट हो जाएंगी। तो इसको याद नहीं रखेंगे तो भी चलेगा, परंतु मेरा मानना तो यही है कि आप एक बार उसको देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलें। मनरेगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कितने लाख परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, ठीक है। देखिए दोस्तों, मनरेगा के तहत जितने भी लोगों ने रजिस्टर्ड किया है ना, जितने भी लोग पंजीकृत किए गए, उनमें से कुछ लोगों ने रोजगार की मांग की। अब जितने लोगों ने रोजगार की मांग की, जरूरी नहीं है कि सभी के सभी को 100 दिवस का रोजगार मिला होगा। कुछ लोगों को 90 दिन का मिला होगा, कुछ लोगों को 80 दिन का मिला होगा। तो कितने लोगों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया गया, इसको ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर 2023-24 की फिर बात की जा रही है ना, 2023-24 की बात की जा रही है। तो यहाँ ध्यान रखिएगा, ये जो आप देख रहे हैं 3,51,292, ये फिर से आप नोट डाउन कर लीजिए। ये वित्तीय वर्ष हमारा प्रतिवेदन के अनुसार 2022-2023 का है, प्रतिवेदन के अनुसार ये हमारा आंसर है। वित्तीय वर्ष 2023-24 में 3,43,122 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। 3,43,122 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। और सितंबर 2024 तक 58,699 लोगों को रोजगार उपलब्ध कराया जा चुका है। इसको भी आप ध्यान रखिएगा। तो ये सारी चीज़ें अपडेटेड है, इसको बिल्कुल अपडेट कर लीजिएगा। एक क्वेश्चन में आपको बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करवाई जा रही है, तो आप इसको बहुत ढंग से ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मनरेगा वित्तीय वर्ष 2023-24 में रोजगार प्राप्त करने में महिलाओं का प्रतिशत कितना है। हमने अभी बात की कि मनरेगा के अंतर्गत पंजीकृत व रोजगार की मांग करने वाली महिलाओं को पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ठीक है। उनको जो है वो पहले प्राथमिकता दी जाएगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो कितने प्रतिशत महिलाओं को रोजगार दिया गया 2023-24 में, तो देखिए सबसे पहले देखिए क्या 53% या हम बात करें कितना 54% या 55.31%। तो इसको ध्यान रखिएगा। ये जो 53% है, ये 53% कब का है, फिर से वही हम देखें वित्तीय वर्ष 2022-23 प्रतिवेदन में जो है वो कितना है, 53% है। अच्छा, मैं बार बार जो है वो प्रतिवेदन 2022-23 का जिक्र कर रहा हूँ, क्यों? क्योंकि अभी 2023-24 का प्रतिवेदन अपलोड नहीं हुआ है गवर्नमेंट की वेबसाइट में। हालांकि डाटा पूरा चेंज हो रहा है, डाटा बदल रहा है। मनरेगा की वेबसाइट में देखेंगे दोस्तों तो पर डे बेसिस पे डाटा जो है वो अपडेट किया जा रहा है, ठीक है। तो इसको ध्यान रखेंगे। तो इसके अनुसार आर्थिक सर्वेक्षण में वित्तीय वर्ष 2023-24 का डाटा है और उसके अनुसार 54% महिलाएं को जो है वो रोजगार प्रदान किया गया है। कुल में से कितना, 54% महिलाओं को रोजगार प्रदान किया गया है मनरेगा के तहत। और ये सितंबर तक की स्थिति जो मैंने अभी बताया था आपको, सितंबर 2024
ठीक है, सितंबर 2024 तक 55.31% लोगों को करवाया जा चुका है, परंतु वित्तीय वर्ष वाला याद रखिएगा, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। मनरेगा योजना अंतर्गत जिला स्तर पर वर्ष में किए गए व्यय राशि का मजदूरी पर एवं सामग्री पर अधिकतम कितना प्रतिशत रखे जाने का प्रावधान है। ठीक है, तो यहाँ पर इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। तो मजदूरी दर पर न्यूनतम 40%, सामग्री पर अधिकतम 60%, मजदूरी दर पर अधिकतम 60% व सामग्री पर अधिकतम 40%, मजदूरी दर पर न्यूनतम 60% व सामग्री पर न्यूनतम 40%, मजदूरी पर न्यूनतम 60% व सामग्री पर अधिकतम 40%। इस प्रकार के क्वेश्चन आपको फंसा सकते हैं, तो इसको बहुत ढंग से आपको करने का जरूरत है। देखिए, मजदूरी दर पर न्यूनतम 60%। मजदूरी भाई मेन तो है हम क्या लोगों को मजदूरी दें, है ना भाई। काम क्यों करेगा भाई, व्यक्ति काम क्यों करेगा, मजदूरी के लिए काम कर रहा है। तो मेन तो इसका उद्देश्य है मजदूरी देना, ताकि लोग अपना जो जीवन स्तर है, ग्रामीण स्तर के लोग, वो सुधार सकें। तो मजदूरी देना, तो मजदूरी न्यूनतम 60% रहेगा, क्योंकि अधिकतम आप 80% जो है वो व्यय टोटल जो बजट है उसका कर सकते हैं मनरेगा के लिए, है ना। तो न्यूनतम 60% है, अधिकतम आप कितना भी कर लीजिए। और सामग्री पर, सामान पर कितना खर्च करना है आपको, 40%, अधिकतम मैक्सिमम 40% खर्च करना है। इससे ज़्यादा आप कर ही नहीं सकते, इससे कम भले ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा आप नहीं कर सकते। 60% तो मजदूरी देनी ही देनी है। क्लियर है, तो ये हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ये पीडीएफ आपको नीचे शर्मा कोचिंग क्लासेस के टेलीग्राम में मिल जाएगा दोस्तों, तो वहां से भी आप देख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलें। क्वेश्चन नंबर 10, मनरेगा अधिनियम के तहत रोजगार उपलब्ध कराने के बुनियादी विकास कार्य किसके द्वारा अनुमोदित किए जाते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। जो मनरेगा के तहत कार्य अनुमोदित किए जाते हैं वो किसके अनुमोदन से जो है वो जो कार्य निष्पादित किया जाता है या कार्य फाइनल किया जाता है, किसके अनुमोदन से। ठीक है, तो ए जिला पंचायत, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। बी जनपद पंचायत, सी ग्राम पंचायत, या डी कोई नहीं। इस प्रश्न में आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, इसका आंसर होगा डी कोई नहीं। क्या होगा, डी कोई नहीं। क्यों, क्योंकि इसका जो अनुमोदन किया जाता है दोस्तों वो ग्राम सभा द्वारा किया जाता है, ना कि ग्राम पंचायत, जनपद पंचायत और जिला पंचायत के द्वारा। ठीक है, कार्यों के लिए अनुमोदन किया जाता है कहाँ पर, ग्राम सभा में, न कि पंचायतों में। ठीक, इसको आप जो है वो ध्यान रखिएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। इस अधिनियम के तहत महिलाओं को मातृत्व भत्ता दिए जाने के संबंध में असत्य कथन है। देखिए, यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। पहला स्टेटमेंट देखिए, क्या यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है। दूसरा, योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिक जो 12 माह में 50 दिन या अधिक दिवस कार्य किए हो, मातृत्व भत्ता दिया जाएगा। या सी देखिए, मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि प्रदान की जाती है। और डी देखिए, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा यह योजना 2011-12 को लागू किया गया है। आप असत्य कथन छांटना है इसमें, तो इसमें असत्य कथन है दोस्तों 2011-12। ठीक है, यह राशि राज्य सरकार द्वारा वहन की जाती है, बिल्कुल सही है। योजना अंतर्गत कार्यरत गर्भवती महिला श्रमिक जो 12 माह में मतलब 1 साल में जिसने 50 दिन
या उससे अधिक, मिनिमम 50 दिन कार्य किए हो या उससे अधिक कार्य किए हो, उसको मातृत्व भत्ता दिया जाता है। यदि वह प्रेग्नेंट है, मातृत्व भत्ता के रूप में 1 माह की मजदूरी राशि उसको प्रदान की जाती है। और ये जो योजना है 2013-14 में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा लागू की गई थी, लाई गई थी मातृत्व भत्ता योजना। ठीक है, तो ये 2011-12 बिल्कुल गलत है। क्लियर? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलें। निम्न कथनों में असत्य कथन है। निम्न कथनों में असत्य कथन है। इस अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को 100 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। बी है, इस अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। उन परिवारों के पास FRA अधिनियम 2006 द्वारा प्रदत्त भूमि के अलावा और कोई निजी संपत्ति ना हो। सभी असत्य हैं। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों याद रखिएगा, इस अधिनियम के तहत वन अधिकार पत्र धारक आदिवासी परिवारों को 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। कितने दिवस का? 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। ये बिल्कुल सही, मतलब 100 वाला गलत हो जाएगा। उनके पास FRA अधिनियम 2000 द्वारा प्रदत्त भूमि के अलावा और कोई निजी संपत्ति ना हो। हाँ, ये बिल्कुल सही है, और कोई निजी संपत्ति नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ पर ए हमारा जो है वो असत्य कथन है, और डी भी असत्य है दोस्तों। इसमें थोड़ा सा ऑप्शन में गलती की है हमारे लोगों ने, तो इसको ध्यान रखिएगा। ये भी इसके अनुसार गलत ही होगा, स्टेटमेंट भी जो है वो उसके अनुसार ये गलत होगा। ठीक है, तो ये गलत है और बी भी गलत होगा, क्योंकि इस अधिनियम के तहत 150 दिवस का रोजगार उपलब्ध कराया जाता है, और ये पूरे 150 दिन का जो वित्तीय भार भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है, राज्य सरकार द्वारा नहीं। ठीक है, ये किसके द्वारा वहन किया जाता है? भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है। ठीक, क्लियर है? चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। निम्न कथनों पर विचार किए। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए मनरेगा से पहाड़ी क्षेत्रों में 90 दिवस कार्य का लाभ प्रदान किया जाता है। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए मनरेगा से पहाड़ी क्षेत्रों में 95 दिवस का कार्य का लाभ प्रदान किया जाता है, या प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए मनरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 90 दिवस कार्य का लाभ प्रदान किया जाता है, या चौथा है, प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हितग्राहियों के आवास निर्माण के लिए मनरेगा से सामान्य क्षेत्रों में 95 दिवस कार्य का लाभ प्रदान किया जाता है। इसमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो आप याद रखेंगे दोस्तों, सामान्य क्षेत्र में कितना किया जाएगा? सामान्य क्षेत्रों में प्रधानमंत्री आवास के लिए 90 दिवस, और पहाड़ी क्षेत्रों में इसके लिए दोस्तों 95 दिवस का जो है वो प्रदान किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए, पहाड़ी क्षेत्रों में 90 मानव दिवस, तो ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, पहाड़ी क्षेत्र में 95 मानव दिवस, ये बिल्कुल सही है। सामान्य क्षेत्रों में 90 मानव दिवस, ये बिल्कुल सही है। सामान्य क्षेत्रों में 95 दिवस, ये गलत है। इसका मतलब हमारा ऑप्शन 2 और 3 सही है, तो इसके हिसाब से ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ये चीज़ें आपको भ्रमित कर सकती है, आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है। ठीक है, पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व के लिए क्या क्या जरूरी है, ये चीज़ें इसमें पूछी गई है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। ये 1 मिनट दोस्तों, ये क्वेश्चन हमारा रह गया था 14 नंबर का, तो इसको पहले देख लेते हैं, उसके बाद चलते हैं। मनरेगा के शिकायतों के निराकरण के लिए राज्य स्तर पर अपीली प्राधिकरण का गठन किया गया है।
इस प्राधिकरण में कितने सदस्य होते हैं? बहुत बढ़िया प्रश्न है। मनरेगा योजना से जो भी शिकायत प्राप्त होगा दोस्तों, मनरेगा योजना से जो भी शिकायतें होंगी उसके निराकरण के लिए सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जाती है। किसकी? लोकपाल की। अभी 27 जिलों में की जा चुकी है और जो प्रतिवेदन है उसके अनुसार अभी अपडेट कितने जिलों में है ये जैसे ही आएगा उसके अनुसार आपको उपलब्ध करवा दिया जाएगा। उसमें लिखा है कि सभी जिलों में लोकपाल की नियुक्ति की जाएगी, तो हो सकता है सभी जिलों में की जा चुकी हो। ठीक, तो लोकपाल, आप लोकपाल के पास शिकायत करेंगे। लोकपाल के शिकायत से आप संतुष्ट नहीं हैं या आपको लगता है कि इसमें भ्रष्टाचार हुआ है, तब जो है वो ये किसके पास जाता है? अपीली प्राधिकरण के पास आप अपील कर सकते हैं। ठीक है, और इस अपीली प्राधिकरण में दोस्तों कितने सदस्य होते हैं? 3 सदस्य होते हैं। 3 सदस्यीय होता है अपीली प्राधिकरण में। कितने सदस्य होंगे? 3 सदस्य होंगे और ये हमारा जो है वो आंसर है। ठीक, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मनरेगा के कार्यान्वयन में पारदर्शिता एवं उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है। पारदर्शिता और उत्तरदायित्व के लिए निम्न में से कौन कौन सा जो चीज है वो आवश्यक है और जो उससे संबंधित नहीं है? आपने डिटेल में पढ़ा होगा तभी बनेगा। सबसे पहले बात करें स्वतंत्र सामाजिक अंकेक्षण इकाई। ये तो बहुत जरूरी है पारदर्शिता के लिए और उत्तरदायित्व के लिए भी। सामाजिक अंकेक्षण इकाई का तात्पर्य है सोशल ऑडिट। लेखाओं का जो परीक्षण किया जाता है उसे हम अंकेक्षण कहते हैं। कौन सा कार्य जिस गांव में हो रहा है उस गांव में कार्य सही तरीके से हो रहा है कि नहीं, अधिकारी अपनी जिम्मेदारी से कार्य कर रहे हैं कि नहीं, इसके लिए एक राज्य स्तर पर सामाजिक अंकेक्षण इकाई का गठन किया जाता है और उनके द्वारा जो है जिस ग्राम में किया जा रहा है उस ग्राम के लोगों को नियुक्त किया जाता है ऑडिट के लिए, जिसे समाज, और क्या होगा, उसी ग्राम के लोग रहेंगे, उसी के आसपास के लोग रहेंगे, उसी समुदाय के, उसी समाज के लोग रहेंगे, तो पारदर्शिता रहेगी। कोई भी भेदभाव, कोई भी गड़बड़ होने की जो चांसेस है वो कम होगा। ठीक है, तो ये तो पारदर्शिता के लिए जरूरी है। ई मास्टर रोल, बिल्कुल मास्टर रोल, ई मास्टर रोल या मास्टर रोल हर हफ्ते जो है वो अपडेट होता है, जिसमें वीकली ऑफ भी सम्मिलित होता है। उसमें जो व्यक्ति है उसका पूरा कितने दिन उसने काम किया, उसका सिग्नेचर क्या क्या डिटेल, वो सारा डिटेल मास्टर रोल में रहेगा, है ना। लोकपाल भी जरूरी है भाई। शिकायत किया तो भाई अगर भ्रष्टाचार मिला तो शिकायत होगा तो अधिकारी के खिलाफ एक्शन होगा, तो इससे अधिकारी डरेंगे, वो भ्रष्टाचार नहीं करेंगे। उत्तरदायित्व रहेगी, पारदर्शिता रहेगी। मजदूरी दर, देखिए दोस्तों, मजदूरी दर का जो है यहाँ पर कोई संबंध नहीं है भाई। दर तो गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। 221 डिसाइड था पहले, अब 243 हो गया है 2024-25 के लिए, तो इसमें पारदर्शिता का संबंध ही नहीं है। ये तो गवर्नमेंट डिसाइड कर देगी, उसको दिया जाएगा। ठीक है, तो उत्तरदायित्व से संबंधित नहीं है। ऑप्शन डी हमारा जो है वो करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन डी क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा। इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो दोस्तों ये थी हमारी आज की क्लास, है ना। हालांकि क्वेश्चन जो था वो संख्या के हिसाब से आपको थोड़ा सा वो कम जरूर लगेगा, परंतु आप एक एक क्वेश्चन में देखेंगे कई सारे कॉन्सेप्ट हमने क्वेश्चन का कवर किए हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन में गागर में सागर भरने वाली क्लास जैसे होती है उस प्रकार की क्लास थी। तो आप ये मत सोचिए क्वेश्चन का जो है वो हमने कम किए हैं। इसमें और ज़्यादा ये सोचिए कि एक क्वेश्चन में 5-5 क्वेश्चन किए, इस हिसाब से हमने 50 से अधिक क्वेश्चन किए। ठीक है, और ये टॉपिक वाइज क्वेश्चन की सीरीज जो है वो चलती रहेगी। और फिर से हमारा जो एप्लीकेशन है दोस्तों, उसमें एडियो का फुल कोर्स दिया गया है। आप यदि आपको अच्छा लगता है, आपको अगर क्लासेस पसंद आ रही है, कंटेंट आपको क्वालिफाई कराने के लिए पर्याप्त लग रहे हैं, आपकी मेहनत के हिसाब से है, और आपको लगता है कि यहाँ से पढ़ने से आपका एग्ज़ाम निकल जाएगा, आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, आपकी मेहनत में ये आपको सपोर्ट करेगा, तो आप बिल्कुल कॉल करके हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आशा करता हूँ आज की क्लास वीडियो बहुत पसंद आया होगा आपको पसंद आया तो लाइक कर लीजिएगा, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। PDF टेलीग्राम लिंक में डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप परचेस कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।